हम जो डोनर सिलेक्ट करें वो एलिजिबल हो, यानी वो फिट हो, यानी कि किडनी देने के बाद डोनर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एज एज सच कोई लिमिट नहीं है। हमने गंगाराम में 70, 75 अप टू 78 ईयर्स तक के ट्रांसप्लांट डोनर्स लिए हैं। क्रॉस मैचेस देखते हैं, उसकी किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी कितना ब्लड साफ कर रही हैं वो देखते हैं। डोनर का और रेसिपिएंट का हम ब्लड मिक्स करके देखते हैं कि कोई ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है डोनर की रेसिपिएंट के अगेंस्ट, वो फाइनल टेस्ट होता है। तो ये 3 लेवल के टेस्ट होते हैं जो हम डोनर के उसमें करते हैं। ब्रेन डेड डोनर है वो काइंड ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर होता है कि आप पेशेंट आपका डायलिसिस करा रहा है, उसको फ़ोन आया कि भाई आज हम ट्रांसप्लांट करेंगे, आपका एक किडनी है हमारे पास, अगर आप रेडी हो तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो उस कंडीशन में हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ता है। ब्रेन डेड वर्सेस जो लिविंग है वो डायलिसिस से तो बहुत अच्छा काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह पिछले दिनों से आप हमारी सीरीज़ देख रहे हैं, किडनी के ऊपर खास सीरीज़ बन रही है, और इससे पहले हमारे सीरीज़ में आपने देखा होगा किडनी ट्रांसप्लांट क्यों ज़रूरी है और कब ज़रूरी है, सारे उस पर पूरे तथ्यों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है कि अब ट्रांसप्लांट की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब बात आता है कि ट्रांसप्लांट दौरान किडनी कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, देने के पीछे तमाम सारे तथ्य होते हैं, आपका मेडिकल टर्म्स भी होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो ना हो, उस पर क्या क्या तमाम सारे इश्यूज़ आते हैं, और जिससे लोग अनभिज्ञ हैं। बड़े सारे सवाल आते हैं कि कौन दे सकता है किडनी। तो इसको लेकर आज हमारी जो खास ये रिपोर्ट है, और मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर वैभव तिवारी जी, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे हमने पहले सीरीज हमने बात किया था कि ट्रांसप्लांट कब और क्यों ज़रूरी है, बहुत अच्छी रिपोर्ट रही, काफ़ी लोगों का उसमें रिव्यूज़ आए, और फिर सवाल उसमें भी आए कि कौन दे सकता है, कि बड़े सवाल हैं। लोग कोई बोलता है कि जिंदा लोग नहीं दे सकते, कोई बोल रहे हैं कि फैमिली नहीं दे सकती, या फैमिली के बिना परमिशन के आप नहीं ले सकते हैं। तमाम तरह के सवाल सामने आए, और आप एक्सपर्ट इस मामले के तमाम सारे मामलों पर हर दिन साथ आप जूझते होंगे, निपटते होंगे। तो पहला सवाल तो हमारा यही है कि कौन दे सकता है किडनी। पहला सवाल तो हमें आपसे यही है। बिल्कुल संजय जी, देखिए बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे आप भी व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, बहुत सारे आपके जो RWAs वाले, कम्युनिटी वाले, बिल्डिंग वाले, उसमें आते रहते हैं कि 2 किडनियाँ अवेलेबल हैं फलाने ब्लड ग्रुप की, जिसको चाहिए वो हाँ बोल दें। तो बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है किडनी डोनेशन के बारे में, तो एक करके एक हम आज इसको क्लियर करते हैं। तो जो किडनी दे सकते हैं इंडिया में लीगली, एक तो होते हैं नियर रिलेटिव्स, यानी जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी या आपकी वाइफ, तो इनको हम नियर रिलेटिव्स बोलते हैं। तो इसके लिए अगर तैयार हैं तो ये डायरेक्टली किडनी दे सकते हैं। इसके लिए जो हॉस्पिटल की कमेटी होती है, ऑथराइजिंग कमेटी, वही काफ़ी होती है। अब दूसरे होते हैं डिस्टेंट रिलेटिव या अदर देन नियर रिलेटिव्स। इसमें आते हैं आपके फैमिली मेम्बर बट दूर के, यानी आपके कज़न, आपके चाचा चाची, ताऊ, मामा मामी, जो दूर के, जो आपके फर्स्ट डिग्री कजन्स नहीं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स नहीं है, बट आपके रिलेटिव्स हैं। तो इसमें फिर जो स्टेट लेवल कमेटी होती है, ऑथराइजेशन कमेटी, जो बाहर की कमेटी है वो आके देखती है, ऑथराइज जो हॉस्पिटल की होती है वो आके देखती है। कई सारे आपके दस्तावेज चेक होते हैं जानने के लिए कि कोई फाइनेंशियल एंगल तो नहीं है। तो ये काफ़ी मतलब ऐसा कोई रुकावट नहीं है, बट हाँ इसमें थोड़े से ज़्यादा दस्तावेज लगते हैं प्रूफ करने के लिए कि जो आप दे रहे हैं वो अपने खुद रिलेटिव्स दे रहे हैं और अपनी खुद मर्जी से दे रहे हैं, विदा किसी फोर्स के। तो इसमें अब तो समझ आपने बता दिया, रिश्तेदार भी हो गए, फैमिली, बट अगर इनमें से कोई भी रेडी ना हो, आपको बहुत सख्त ज़रूरत है कि डोनर चाहिए। तो क्या जो आपके घनिष्ठ मित्र हों, क्योंकि कहा भी गया है कि मित्र तो फैमिली से बढ़कर हो जाते हैं कभी बार, तो कई सारे फ्रेंड भी सामने आ जाते हैं कि चलो आप हमारे परम मित्र हैं वर्षों से, हम देते हैं। तो क्या वो पॉसिबल है ऐसा? हाँ पॉसिबल है। इसमें जैसे मैंने बताया वो डिस्टेंट या नॉन नियर रिलेटिव्स में आ जाते हैं, तो दे सकते हैं। देने में एज सच प्रावधान है उस कानून में, बट उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तभी वो आपके फ्रेंड बन गए, यानी कि आपके पुराने दस्तावेज चेक होंगे, फोटोग्राफ चेक होंगे पुराने ज़माने। उसके बाद आपका इकोनॉमिकल वो देखा जाएगा कि फाइनेंशियली कितना वो है आपके, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि
आपको देने के लिए आप हो सकता है पीछे से पैसे का लेन देन चल रहा हो जो कि कानूनन गैर कानूनी है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं जो लीगल टीम होती है हॉस्पिटल की, वो सब प्रूफ होने के बाद ही फ्रेंड दे सकते हैं। हाँ, इसमें मामले जिस तरह आपने बताया ना गैर कानूनी, इस तरह के बहुत से मामले मेरे चैनल पे ही लगातार बहुत लोग जी कॉल करते हैं इनफैक्ट जी कि मैं देना है, हमें किडनी हाँ। बेच देना है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मैं किडनी ही बेचना है। तो आपने बताया कि गैर कानूनी, तो इससे जो लोग सोच रहे हैं वो मन से निकाल दें अपने कि किडनी बेचकर आप इसको एक धंधे के तौर पर या आप बिजनेस बना लें, और बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आपकी इस पर हेल्थ का भी इम्पेक्ट पड़ता है और आपके कानूनन अपराध तो है ही, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, ये भी चीज़ें हैं। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कोई रेडी भी हो गया, तो उसका एज डोनर की, उसका जो उम्र है, उसका ब्लड ग्रुप हो गया, या ये सब मैच करना क्या जरूरी होता है, क्या ऐसा? देखिए आजकल जो दवाइयाँ हैं, जो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अब डेवलप हो चुकी हैं। तो हमें जो चाहिए, हमें हमारा जो एज अ ट्रांसप्लांट फिजिशियन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम जो डोनर सिलेक्ट करें वो एलिजिबल हो, यानी वो फिट हो, यानी कि किडनी देने के बाद डोनर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जी। तो जैसे एज आपने बोला, तो एज एज सच कोई लिमिट नहीं है। हमने गंगाराम में 70, 75 अप टू 78 ईयर्स तक के ट्रांसप्लांट डोनर्स लिए हैं और वो हेल्दी हैं, अभी भी हेल्दी हैं। इवन उनका किडनीज, उनका जो क्रिएटिनिन है वो जो जिसको दिया है उससे ज़्यादा बेटर है। तो डोनर एज सच जो हमारा एज अ फिजिशियन होता है, वो डोनर का ही मेन चयन का जो वो होता है, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जो ब्लड ग्रुप की आपने बात करी, तो एक टाइम पे था जब हम ब्लड ग्रुप सेम चाहते थे, जब सेम ब्लड ग्रुप का हो। बट आजकल की जो दवाइयां हैं वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि अब हमने वो बैरियर पास कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं ABO इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट। इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया का खर्चा, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आता है। बट ट्रांसप्लांट हो जाता है और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स एज गुड एज जो ABO कॉम्पेटिबल जो सेम ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट हैं उसकी तरह। जी जी। तो ये ट्रांसप्लांट के चयन के बाद जी, तो जो डोनर होता है, क्या उसका कौन कौन सी जांच ऐसे करते हैं स्वास्थ्य में, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और लीवर आदि आदि, कौन से ऐसे टेस्ट कराना जरूरी होता है कि जब पैरामीटर ताकि चेक हो कि ओके है सब? जी संजय जी, हम इसमें 3 लेवल के टेस्ट कराते हैं। लेवल 1 जो होता है वो बेसिक टेस्ट होते हैं, जो मोस्टली आपने हेल्थ पैकेजेस में देखा होगा कि फुल बॉडी चेकअप करते हैं। तो उसमें वो हमारा लेवल 1 होता है। वहाँ पर हम आपको उसका लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, हार्ट का इको कराते हैं, ECG कराते हैं, डायबिटीज़ का देखते हैं, यूरिन में कोई प्रोटीन लीक ना हो रहा हो, ब्लड प्रेशर, वो सारी चीज़ें देखते हैं। वो बेसिक लेवल के टेस्ट हैं। जब एक बार वो हो जाता है तब हम डोनर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये प्रोबेबल पोटेंशियल डोनर है। उसके बाद लेवल 2 आता है, जहाँ पर हम क्रॉस मैचेस देखते हैं, उसकी किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी कितना कितना ब्लड साफ कर रही हैं वो देखते हैं। जब लेवल 2 हो जाता है तब आता है फाइनल लेवल, जहाँ पर एक CT एंजियो करके हम देखते हैं कि उसके कितने आर्टरीज, कितने वेन्स हैं, और फाइनल एक क्रॉस मैच करते हैं कि डोनर का और रेसिपिएंट का हम ब्लड मिक्स करके देखते हैं कि कोई ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है डोनर की रेसिपिएंट के अगेंस्ट। वो फाइनल टेस्ट होता है। तो ये 3 लेवल के टेस्ट होते हैं जो हम डोनर के उसमें करते हैं। अब तो ये बात कंप्लीट हो गई, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेना कि कोई अपने बॉडी का एक पार्ट ही किसी को डोनेट कर रहा हो, ऐसे में डोनर की मानसिक स्थिति को जांचना कि क्या वो मानसिक तौर पर प्रिपेयर है कि नहीं है, या किसी दबाव में तो नहीं कर रहा है, वो नहीं करना चाह रहा फिर भी कर रहा है, तो इसकी जांच वगैरह कैसे करते हैं? हाँ जी, तो एज अ जो हमारा प्रोग्राम है उसमें एक तो साइकेट्रिक एवेल्यूएशन होता है। एक साइकेट्रिस्ट अलग से उससे क्वेश्चंस और जो भी उनका क्राइटेरिया है वो सारा एक पूरा सेशन होता है उनका, और साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस के बाद ही डोनर दे सकता है। उसके बाद दोबारा जब एक कमेटी बैठती है, ऑथराइजेशन कमेटी बैठती है, तब उससे दोबारा ये सारे सवाल जवाब होते हैं कि इसके पीछे कोई दबाव तो नहीं है, किसी टाइप का प्रेशर तो नहीं है, कोई लेन देन तो नहीं है। तो ये डबल लेवल पर होता है। उसके कमेटी के क्लियरेंस के बाद ही डोनर फाइनली किडनी दे सकता है। यदि आपने सारे टेस्ट करा लिए बट कमेटी को लगा कि कुछ गड़बड़ है या कुछ लेन देन तो नहीं है, कुछ तो भी दबाव हो सकता है, तो अगर कमेटी रिजेक्ट कर देती है तो आपकी सारे टेस्ट, सारा कुछ बेकार फेल हो जाता है। तो मतलब ये सबसे अच्छी बात मुझे आपकी यही लगी
कि एक व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए बट दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि किसी किडनी पेशेंट को हम तो सही करने जा रहे हैं लेकिन एक पेशेंट हम बना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या उसके ऊपर मानसिक दबाव या उसका जीवन ऐसा ना हो कि खराब हो जाए, एक सही हो दूसरा। ये बहुत अच्छी बात रही कि कम से कम दोनों लेवल पर आप लोग बहुत अच्छी जांच पड़ताल चेक करते हैं। अब अगला सवाल हमारे आता है कि किडनी, हमने सुना था पहले जी कि किडनी डोनेट के लिए 2 प्रावधान है, एक जीवित व्यक्ति का, एक कोई डेड व्यक्ति हो जिन्होंने पहले अपना दिया हो जी लीगल कि हमारे डेथ के बाद ऑर्गन्स ले लिए जाए। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या जटिलताएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, जीवित व्यक्ति का तो बहुत ही सरल है। आप पेशेंट है, अपना रिलेटिव अपना डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने उसकी टेस्टिंग करी, सारा क्रॉस में सब कुछ हुआ और हम आगे बढ़ गए कमेटी के क्लियरेंस के बाद। कई बार और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कोई सूटेबल डोनर नहीं होता, किसी भी कारणवश कोई साथ में देने वाला नहीं है, ब्लड ग्रुप का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई और दूसरा क्रॉस मैच पॉजिटिव हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो मृत व्यक्ति तो नहीं, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, उनकी फैमिलीज। अब प्रॉब्लम इंडिया में एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गन डोनर्स आज सच है नहीं। जनरली बाहर के देशों में जो होता है ऑलमोस्ट 70 to 80% मृत व्यक्ति देते हैं और सिर्फ 10 से 20% लिविंग जीवित व्यक्ति देते हैं। बाहर अमेरिका एंड यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया में ऑलमोस्ट 90% जीवित व्यक्ति देते हैं और सिर्फ 10% मृत व्यक्ति देते हैं। इसके 2 रीज़न है। एक तो अवेयरनेस, पेशेंट्स और पेशेंट्स की फैमिलीज को अवेयरनेस नहीं है कि हम ऑर्गन दे सकते हैं, और अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस बात की कि वो कब पेशेंट को कैसे काउंसल करें। जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट का किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो आईसीयू में आया, आईसीयू में डॉक्टर्स ने देखा, ट्रीटमेंट का पूरा प्रयास करा, बट बताया कि ब्रेन में बहुत बड़ा ब्लीड हो गया है और अब इसका बचना बहुत मुश्किल है, काइंड ऑफ ब्रेन डेड हो गया। तो अगर डॉक्टर बोलता है ये ब्रेन डेड हो गया, तो उस कंडीशन में ब्रेन काम नहीं कर रहा बट बाकी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, बट ये भी है कि वो व्यक्ति कभी वापस से जीवित नहीं हो सकता। इस केस में कई बार जो आईसीयू के डॉक्टर्स हैं या जो ट्रांसप्लांट टीम्स हैं, वो फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि अभी बहुत जागरूकता आई है लोगों में। हमने कई बार केसेस देखे हैं कि अब छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे अपने सारे ऑर्गन्स जब माता पिता उनके कंट्रीब्यूट कर देते हैं, बट ये अभी भी बहुत ही रेयर है। अवेयरनेस की कमी है, बट वही है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो किसी ट्रांसप्लांट जो सेंटर होता है उसमें जाके अपना नाम लिखवा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गंगाराम में हूँ, तो अगर कोई पेशेंट चाहे तो गंगाराम में आके अपना नाम लिखवा ले, वो नाम आपका रजिस्ट्री में ऐड हो जाता है। फिर वो रजिस्ट्री फाइनली नोटो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सारा नाम लिखा होता है उसमें चला जाता है। फिर जब भी कोई किडनी गंगाराम में आएगी या फिर गंगाराम में कोई ब्रेन डेड डोनर आएगा, तो वो किडनी फिर उसको मिलेगी। बट इसमें यही होता है, इंडिया में आज सच फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बेसिस है कि जितना जल्दी आप नाम लिखवाओगे उतना जल्दी आपका नंबर आएगा, और वो नंबर सारे ब्लड ग्रुप के हिसाब से होते हैं। तो उसके थ्रू एक तरीका होता है ब्रेन डेड डोनर्स का किडनी पाने के लिए। बट हाँ, बहुत स्लो प्रोसेस है, लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं इस चीज़ में करने में। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि लिविंग डोनर वर्सेस डिजीज डोनर या ब्रेन डेड डोनर में किडनीज किसकी अच्छी होती है। तो देखिए, ये जग जाहिर है कि जो जीवित व्यक्ति है वो उसकी किडनीज हम तरीके से सारा टेस्टिंग करके और सब कुछ करते हैं, बट जो ब्रेन डेड डोनर है वो काइंड ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर होता है कि आप पेशेंट आपका डायलिसिस करा रहा है, उसको फ़ोन आया कि भाई आज हम ट्रांसप्लांट करेंगे, आपका एक किडनी है हमारे पास, अगर आप रेडी हो तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो उस कंडीशन में हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ता है। और जो पेशेंट का कंडीशन है, जो ब्रेन डेड हुआ है, उसकी किडनी में भी कोई ना कोई बॉडी में कुछ इन्फेक्शन चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, वो सब चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास। तो उस केस में जो ब्रेन डेड है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं करता एज कम्पेयर टू लिविंग। बट डेफिनेटली ये दोनों ब्रेन डेड वर्सेस जो लिविंग है वो डायलिसिस से तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादा हेल्थ आपकी बिल्कुल 100%। अगला सवाल ये आता है, जब डोनर आप लोग ढूंढते हैं और बहुत लोग सामने आते हैं, तो उसमें बहुत से पेशेंट हाइपरटेंशन के होते होंगे, डायबिटीज़ के होते होंगे, या अलग अलग और कोई
समस्याएं, उनकी जी। लाइफस्टाइल है, तो ये उसका डोनर, क्या वो बंदा जो है पेशेंट वो बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों में। तो देखिए, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, स्पेशली पहले ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो वो निश्चय ही डोनर बन सकता है। हम डेफिनेटली कुछ टेस्ट ज़रूर कराते हैं, जैसे कि आपका हार्ट को देखना कि हार्ट पे कोई आपकी क्षति तो नहीं पहुंची है, आपके ब्रेन में कोई क्षति तो नहीं पहुंची, हम बस एक बार टेस्ट कराते हैं। बट अगर आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है और कम दवाइयों के साथ कंट्रोल्ड है तो आप डेफिनेटली किडनी दे सकते हैं। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ थोड़ा सा पेचीदा है, कोई डायबिटिक डोनर देना चाहता है तो उसके फिर टेस्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। जब हम मेक श्योर कर लेते हैं कि भाई डायबिटीज़ जो, क्योंकि डायबिटीज़ एक मुख्य कारण है किडनी में प्रॉब्लम करने का, घर में डायबिटीज बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो आप डोनर किडनी देना चाहता है उसको तो कहीं फ्यूचर में चल के किडनी की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि वो टोटली सेफ है किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद ही हम किडनी उनसे ले सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली डायबिटिक डोनर्स किडनी दे सकते हैं, ये धारणा गलत है कि डायबिटिक डोनर्स किडनी नहीं दे सकते। हाँ। जी, अब ये सारा प्रोसीजर तो समझ में आ गया सर कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है और जांच क्या होती है, आपने बड़ा अच्छे और सरल तरीके से समझाया, लोग समझ भी गए होंगे। और अब इसमें बात आती है एथिकल जो कमेटी होती है जी, उसकी मंजूरी के लिए, यानी कि अप्रूवल के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या करने पड़ता है उसमें? जी जी, तो बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं इसमें, दस्तावेज होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं। बेसिकली उनका सार यही होता है, एक फॉर्म का सार ये होता है कि मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ किडनी, दूसरा मैं रिलेटिव हूँ, वो एफिडेविट देना होता है, तीसरा कि इसके पीछे कोई इकोनॉमिकल या कोई फाइनेंशियली गेन नहीं है, हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा रहा। अब रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होते हैं, वो हम अब बाद में बात करेंगे। दूसरा जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपकी वाइफ है तो वो सारे दस्तावेज लगते हैं। आपको कई बार आपके फोटोग्राफ्स मांगे जाते हैं शादी के जो पुराने होते हैं, आपका वेडिंग कार्ड मांगा जाता है। तो बेसिकली प्रूफ चाहिए होता है हमें कि किसी भी प्रकार की कोई फॉर्जरी ना हो रही हो, कोई गैर कानूनी गतिविधि ना हो रही हो ट्रांसप्लांट के नाम पे। जी, अब ये तो सारा सवाल मेन सारे सवाल आ गए। अब बिल्कुल अंतिम सवाल है, जो बिल्कुल अहम सवाल है, जो ये सवाल उन दोनों लोगों के लिए है, डोनर के लिए भी है, पेशेंट के लिए भी है। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट जो डोनर है जी, उसकी स्थिति और जिसने लिया उसकी स्थिति, आगे आफ्टर ट्रांसप्लांट क्या चुनौतियां सामने होती हैं, क्या प्रबंधन होता है, उनका लाइफ स्टाइल कैसे होती है? क्योंकि लोग हो तो गया एक प्रोसीजर, अब अगला जी, उसके बाद की चुनौती भी साथ आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कम नहीं शायद होती होगी। एज सच जब हमारा प्रक्रिया जो डोनर की सिलेक्शन की होती है वो अब इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, हम मेक श्योर करते हैं कि डोनर को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो डोनर का पोस्ट ट्रांसप्लांट मतलब पोस्ट अपना सर्जरी के बाद जो लाइफस्टाइल गतिविधियां होती हैं वो बिल्कुल वैसी होती हैं जो उसके पहले से थी। आप खाना पीने में कोई रोक टोक नहीं होती, आपके काम करने में कोई रोक टोक नहीं होती, एक्सरसाइज में कोई रोक टोक नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती डोनर को, वो एज गुड एज जो जैसे पहले था वैसे ही चलता रहता है। हाँ, बट डेफिनेटली उसको ये सलाह दी जाती है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। यदि डोनर का वेट ज़्यादा था तो उसको बोला जाता है कि आप अपना वेट कम करिए, डायबिटिक था तो उसको डायबिटीज़ ठीक रखने के लिए सलाह दी जाती है, ब्लड प्रेशर था तो ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए सलाह दी जाए। बेसिकली ये है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, बट एज सच एक किडनी के ना होने से आपकी गतिविधियों पे या लाइफस्टाइल पे नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है ट्रांसप्लांट के बाद शायद जो डोनर है 2 से 6 महीने में नॉर्मल हो जाता होगा शायद। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। 5वें दिन उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, 14वें दिन उसके टाँके कट जाते हैं जो भी होते हैं, और हम बोलते हैं कि 3 महीने तक थोड़ा सा काम हल्का रखें और 3 महीने के बाद आप जो कर रहे थे, आप भाग रहे दौड़ रहे, जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इतना ज़बरदस्त जानकारी आपने दी जो मुझे भी साथ नहीं थी और दर्शकों को भी बहुत खास जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अब अगर आप ट्रांसप्लांट का सोच रहे हैं या डोनर ढूंढ रहे थे तो अब आपके सारे मन के डाउट्स आपके दूर हो चुके होंगे। आप सोच रहे होंगे कि डोनेट किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, कानूनी उलझनें क्या होती है इसमें, जांच पड़ताल क्या होती है। और दूसरा चीज़, जो लोग इसमें व्यापार करने के लिए आ जाते हैं बहुत से लोग कि हम डोनेट कर देंगे, पीछे से पैसे ले लेंगे, वो लोग बचें। अदरवाइज़ फिर कानूनी प्रक्रिया आपको झेलनी पड़ेगी और पचड़े में आप फंसेंगे और जीवन व्यर्थ हो जाएगा आपका। इसलिए
सही से लीगल प्रोसेस और सही तरीके से किडनी को डोनेट करें, और डोनेट जो लेने वाले हैं वो भी समझदारी के साथ काम करें। धन्यवाद।